अच्छा जी, सब अपने लोग ही हैं? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम तक हमने बात की थी फाइनेंशियल एसेट्स पे, और फाइनेंशियल एसेट्स में भी हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है वो हमने बात की थी। वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस भी हो सकते हैं, और वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो सकते हैं। मतलब कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। यानी ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत सी मौजूद होंगी, लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शंस बहुत सी हैं, लेकिन हम शेयर्स में ही पैसा लगाना चाह रहे हों तो हमारे पास जो है वो दो ऑप्शंस हो सकती हैं। या फिर हम पैसा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हों तो जो ऑप्शन हमारे पास होती है उसको हम फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, और इस केस में जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बैलेंस शीट में शो होगा। इसकी जो इसकी जो कॉस्ट होगी इसके ऊपर आने वाली, वो कॉस्ट जो है वो उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में ऐड कर दी जाती है। अगर कोई उसके ऊपर कोई भी प्रिलिमिनरी चार्जेस वगैरह उसके ऊपर हैं, कोई लीगल कॉस्ट है, कोई कमीशन अगर आप उसके ऊपर पे कर रहे हैं, तो वो ब्रोकरेज कॉस्ट, कमीशन या जो भी, वो कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया जाता है, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है वो शो होती है। इसी तरह अगर जो है वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है तो हम उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कहा करते हैं, और ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस जो है ये इनकम स्टेटमेंट में इसका जो ऊपर कॉस्ट जो आ रही होती है उसको हम एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। कोई ब्रोकरेज कॉस्ट है या कोई लीगल एक्सपेंस जो उसके ऊपर आप पे कर रहे हैं, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे जैसे हमने पहले दूसरी कॉस्ट में किया था।
फिर हमने जो बात की थी वो यानी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इन दो की हमने बात की थी। फिर ये भी बात भी की थी हमने कि साल के एंड पे हम इन दोनों जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग जो है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, मींस कि इनको रीवैल्यू करते हैं साल के एंड पे, पीरियड के एंड पे, और पीरियड के एंड पे रिव्यू करने के बाद अगर इनके ऊपर गेन या लॉस हो रहा हो तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस का गेन या लॉस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में। और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो गेन या लॉस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में ही आएगा, लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले पार्ट में आएगा। इसीलिए इसका नाम ओसीआई जो है वो हुआ करता है। यहाँ तक की कोई बात जो कि हम लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ऐसी चीज जो कि आप लोगों को समझ में ना आई हुई है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वैसे तो। सर समझ आ गई है। अच्छा, चलें यहाँ से फिर हम बात को ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की तरफ जाते हैं कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में हमारे पास जो है वो, या अगर खैर फाइनेंशियल एसेट भी हो तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ जो है वो आ सकती है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे बात की थी, फाइनेंशियल एसेट्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे बात की थी। अब हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे बात कर रहे हैं कि अगर आप के पास अमाउंट सरप्लस है और वो सरप्लस अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सी हैं, लेकिन जिस ऑप्शन को आपने कंसिडर किया है वो ये है कि मैं किसी कंपनी को उधार दे देता हूँ, लोन दे देता हूँ। तो डेट इंस्ट्रूमेंट में आपके पास फिर क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? यहाँ पे उन्होंने उसकी बात की हुई है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स would also normally be measured at fair value through profit or loss. अब यहाँ पे भी जो उनकी एक जो कैटेगरी है, जैसे वहां पे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थी, तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं वो नंबर 1 इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, सॉरी फेयर वैल्यू थ्रू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कह रहा है वो, लेकिन ये फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। और दूसरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब किसको हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहेंगे और किस चीज़ को हम फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहेंगे? जैसे हमने यहाँ पे जो बात की थी वो ये थी कि मेन जो मेन दो जो चीज़ें हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इनको पहचान करने का जरिया जो था वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का था, कि लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुई तो उसको हम फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहेंगे, और शॉर्ट टर्म अगर कोई हुई तो हम उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है।
ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और फेयर वैल्यू अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब ये कैसे पहचाना जाए कि किस इन्वेस्टमेंट को जो कि हमने की भी है किसी कंपनी के अंदर, उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहा जाए, और कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी जिसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाएगा। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहने के लिए उसको कुछ टेस्ट पास करना होगा। आप एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसको बिजनेस मॉडल टेस्ट कहा गया है। तो एक टेस्ट बिजनेस मॉडल टेस्ट है, उसकी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी आसान अल्फाज में, आप नाम जैसे देख के परेशान मत हो, आसान अल्फाज में उसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी है तो हम उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कह सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट को अगर कुछ कंडीशंस पूरी करनी है तो हम उसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह सकते हैं। अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं करेगा तो वो उसको हम ये नाम नहीं दे सकते। ठीक है, कंडीशंस पूरी करे तो अब वो कंडीशंस क्या है, बिजनेस मॉडल टेस्ट है। अब ये क्या चीज है ये अभी हम इसके अंदर देखते हैं। और कंडीशन पूरी करेगा तो हम उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कह सकते हैं, और उस कंडीशन का नाम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है। फिर ये वो कंडीशंस हैं जो कि अगर वो पूरी कर ले तो ठीक है, हम उसको नाम दे देंगे जो भी हमने उसको नाम देना होगा। कंडीशंस अगर पूरी नहीं होंगी तो हम उसको नाम नहीं दे सकते। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। अच्छा, यस सर। ये फेयर वैल्यू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कैसे पहचान होगी? ये इसके लिए अभी ये नीचे नीचे अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे तो वो कुछ उसने कंडीशंस बताई भी होंगी। जैसे इसमें कंडीशंस बताई हैं उसने, इसी तरह उसमें भी कंडीशंस बताएगा, वो अभी हम देख लेते हैं कि क्या होंगी, तो हम उसको फिर नाम दे देंगे जो भी नाम हमने देना होगा। तो फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड रिक्वायर्स दैट the following two tests are passed: the business model test and the contractual cash flow characteristic test. Business model test में क्या होता है? The objective of the entity's business model is to hold the financial asset to collect the contractual cash flows rather than to sell the instrument prior to contractual maturity to realize its fair value changes. पहली बात तो ये कि जो कंपनी है, कंपनी जिस चीज में भी उसने इन्वेस्टमेंट की भी है, उस इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखने का इरादा रखती है। जिस इंस्ट्रूमेंट में उसने पैसे लगाए हुए हैं उस इंस्ट्रूमेंट को सेल करने का उसका इरादा नहीं है, बल्कि उस इंस्ट्रूमेंट को वो मैच्योरिटी डेट तक, मैच्योरिटी डेट आप बॉन्ड्स पढ़ ही चुके हैं, तो पेमेंट डेट तक जो है वो आप उसको होल्ड करके रखने का इरादा रखते हैं। और पेमेंट डेट आवाज नहीं आ रही आपकी सर, आवाज यस सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, अब ठीक हुई है या अभी भी ठीक नहीं हुई है? यस सर, अब ठीक है। अच्छा, तो दोबारा से मैं जो बात एक दो फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो अच्छा जी, अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये जो हमारे पास जो पहली कंडीशन है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, वो एक टेस्ट है, बिजनेस मॉडल टेस्ट कहते हैं। तो बिजनेस मॉडल टेस्ट बेसिकली कंडीशन का नाम है। सर पूरी खराब हो गई है सर, नहीं आ रही। ठीक हो गया, हम इसको
अच्छा, अब भी ठीक। वैसे तो वो आ जाता है कि लो वो है। अच्छा, अभी भी अब ठीक है। हाँ, ये फिर बोलना शुरू करूंगा तो ये ना हो कि ये फिर थोड़ी देर में, क्योंकि बाज दफा नेटवर्क अगर अनस्टेबल हो तो वो शुरू में तो आवाज थोड़ी ठीक रहती है और विद इन 10 to 20 सेकेंड्स जो है वो आवाज फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाती है या मसले आना शुरू हो जाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन रिसोर्सेज भी मैंने इसमें यूटिलाइज कम कर दिए हैं, तो होपफुली बात ठीक रहनी चाहिए। ना हुई तो फिर बता दीजिएगा। बिजनेस मॉडल टेस्ट उस कंडीशन का नाम है जिस कंडीशन में हम जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट को हमारा इरादा ये होता है कि हम उसको होल्ड करके रखेंगे और उसको बेचेंगे नहीं। जैसे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में था कि मेन आपका मोटिव ये था कि आपने शेयर्स बेचने नहीं है, होल्ड करके रखने, और वो थोड़ी सी अमाउंट की बात थी। और फेयर सर वैल्यू फिर हो गई है। अच्छा, 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 बात बात कहाँ तक जो है वो मेरी पहुंची थी आप तक कि सर होल्ड करके रखेंगे, और सर वो मैच्योरिटी डेट वाली बात बता दें। हाँ, मैच्योरिटी डेट मींस के जो पेमेंट डेट है जिस पे आपने फाइनल अमाउंट रिसीव करनी है, उस डेट तक होल्ड करके रखेंगे, नहीं बेचेंगे। और जब आप ऑब्वियसली बेचेंगे नहीं तो आपको इंटरेस्ट जो है वो पीरियोडिकली रिसीव होता रहेगा। आपको इंटरेस्ट जो है वो बार इंटरेस्ट या जो भी उसके ऊपर अमाउंट होगी, वो अमाउंट जो है वो आपको मिलती रहेगी। अब अगर आप बेच देंगे तो ऑब्वियसली आपको मार्केट वैल्यू तो उस इंस्ट्रूमेंट की मिल जाएगी, लेकिन फिर वो जो पीरियोडिकली इंटरेस्ट की अमाउंट थी, जैसे बॉन्ड्स में होता है कि बॉन्ड जो है वो आपने ईयर 0 में सपोज कि आपने अमाउंट अगले बंदे को उधार दिया और फिर 5 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलता है और 5 साल के एंड पे आपको सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। ठीक है। बाकी किस किस को आवाज नहीं आ रही है? सर मुझे भी नहीं आ रही। सर मुझे भी, सर बीच में कट जाती है आवाज। मुझे भी नहीं आ रही। ओके, क्योंकि मेरी जो है वो हाँ जी, अच्छा जी, मैंने अपनी तो जो वो है रैम और वो मैंने अपनी क्लियर कर ली है, तो पहले भी क्लियर ही थी। अब मैं उसके मजीद पास बैठ गया हूँ कि सिग्नल्स का मेरी तरफ से तो फिर प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए। कोई आज फिर तो नहीं है वो यानी बादल शादल फिर तो नहीं आए हुए हैं, कोई बारिश वगैरह का फिर तो नहीं मौसम हुआ हुआ? नो सर अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, तो बात सुनी कहाँ तक थी ताकि वहां से शुरू करें, या अगर रिपीट कहते हैं तो रिपीट कर देता हूँ। सर सर मेजॉरिटी डेट वाला। मैच्योरिटी डेट तक सर हम इंटरेस्ट लेते रहेंगे। हाँ, और मैच्योरिटी डेट तक हम बेचना इंस्ट्रूमेंट को नहीं चाह रहे हैं। बॉन्ड है जैसे, तो बॉन्ड में भी आपने देखा होगा
कि बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जीरो में, सर फिर से और फिर से ड्रॉप होना शुरू हो गई है। ये वही कुछ जो लेट मी चेक, मेरी तरफ से तो अब तो इशू नहीं होना चाहिए। या फॉलो करके दोबारा यार वो हम इसको कहें दोबारा लगा के देखें। सर नहीं समझ आ रही आपकी बात। सर आप इंटरनेट रीस्टार्ट कर दें। हाँ रीस्टार्ट, कॉल रीस्टार्ट करके देखते हैं।